स्वागत है आपका अपना चैनल आ विद्या में। और आज हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं का पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे। और पॉलिटिकल साइंस के सेकंड बुक का ये चैप्टर 1 है, जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है, इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहला टॉपिक है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो यानी कि भारत जब आज़ाद हुआ तो उसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां आई। तो यहाँ पे लिखा है कि लगभग 200 वर्ष की अंग्रेजों की गुलामी के बाद 14-15 अगस्त सन 1947 की मध्य रात्रि को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। तो भारत कितने वर्षों तक गुलामी की थी अंग्रेज़ों की? तो 200 वर्षों तक गुलामी की थी। उसके बाद भारत आज़ाद हुआ था। और कब हुआ था? तो 14-15 अगस्त के मध्य रात्रि यानी कि आधी रात को भारत आज़ाद हुआ था। जब ये आज़ाद हुआ तो हमारे लिए ये खुशी की बात थी, लेकिन वहीं पर एक गम की बात भी थी। वो क्या थी कि आज़ादी के साथ साथ देश की जनता को देश के विभाजन का सामना करना पड़ा। यानी कि भारत और पाकिस्तान दो भागों में बट गया। इससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई और बहुत लोगों की जान भी गई। वहीं पे हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को संबोधित करते हुए एक भाषण दिया था। और इस भाषण का नाम रख दिया गया था भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। और इसे इंग्लिश में कहा जाता है ट्विस्ट विद डेस्टिनीज। तो इसके नाम से इस भाषण को जाना जाता है। ये किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था और उसी संविधान सभा को संबोधित करते हुए दिया था। उसके बाद अगला टॉपिक आता है कि आज़ादी की लड़ाई के समय दो बातों पर सबकी सहमति थी। यानी कि जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो उस समय सभी लोगों का ये मानना था कि कुछ हो ना हो हमारे देशों में ये दो बातें जरूर होनी चाहिए। तो पहली बातें थी कि आज़ादी के बाद देश का शासन जो चलेगा वो लोकतांत्रिक पद्धति से चलाया जाएगा। यानी कि जब भारत, आप लोग जैसे जानते हैं कि भारत पहले जो चलाया जाता था वो राजतंत्र द्वारा चलाया जाता था। इसीलिए कहा कि आज़ादी के बाद शासन जो चलाया जाएगा वो लोकतांत्रिक पद्धति से चलाया जाएगा। और दूसरी बातें थी, सरकार समाज के सभी वर्गों के लिए कार्य करेगी, चाहे वो नीची जाति का हो, ऊंची जाति का हो या किसी भी वर्ग का हो, वो सभी के वर्ग के लिए भले के लिए काम करेगी। तो ये दो बातें थी जिसके लिए सभी का इसमें सहमति था। उसके बाद अगला टॉपिक हमारे सामने आता है नए राष्ट्र की चुनौतियां। जब हम नए राष्ट्र बनाने लगे तो उस समय हमारे सामने कौन कौन सी चुनौतियां आई। तो पहली चुनौती आप देख सकते हैं, मुख्य तौर पर भारत के सामने 3 प्रकार की चुनौतियां आई थी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन जो है वो यही है कि नए राष्ट्र की चुनौती, यानी कि भारत के सामने कौन कौन सी 3 चुनौतियां आई थी। पहली चुनौती थी एकता एवं अखंडता की चुनौती। तो इसमें भारत अपने आकार और विविधता में किसी महादेश के बराबर था। जैसा कि आप लोग जानते हैं भारत का आकार बहुत बड़ा है और यहाँ पर अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य जाएंगे तो आपको अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग मिलेंगे, अलग अलग संस्कृति के लोग मिलेंगे, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग मिलेंगे। तो इतनी सारी विविधताएं और इतनी सारी क्वालिटी के साथ जो कोई देश है और उन देशों के नागरिकों को एक साथ एकजुट रखने की चुनौती, यानी कि इन सबको एक साथ कैसे रखा जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती थी भारत के सामने और ये पहली चुनौती थी। उसके बाद दूसरी चुनौती आती है कि लोकतंत्र की स्थापना करना। यानी कि भारत ने पहले ही कह दिया था आज़ादी से पहले कि जब भारत आज़ाद होगा तो हम लोकतांत्रिक शासन द्वारा चलाएंगे। तो यहीं पे इसको अब लोकतंत्र को स्थापना कैसे किया जाए। तो भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया और भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार दिया। यानी कि सभी नागरिकों को बराबर का अधिकार दिया और मतदान का यानी कि वोटिंग करने का भी अधिकार दिया। तो ये दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र की स्थापना। और तीसरी चुनौती है समानता पर आधारित विकास, कि ऐसा विकास जिससे संपूर्ण समाज का कल्याण हो, ना कि किसी एक वर्ग का। यानी कि अगर मान लीजिए ये कोई गाँव है, ये कोई बस्ती है, यहाँ पर कुछ किया जा रहा है, यहाँ पर कोई विकास किया जा रहा है, तो उस चीज से उस पूरे गांव वाले को फायदा होना चाहिए, ना कि किसी एक व्यक्ति को। तो वही बातें बताई गई कि ऐसा विकास जिससे संपूर्ण समाज का कल्याण हो, ना कि किसी एक वर्ग का। अर्थात सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाए, यानी कि सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए और सामाजिक रूप से वंचित वर्ग, जो कि वंचित वर्ग हैं, उनको धार्मिक, सांस्कृतिक तथा अल्पसंख्यक जो कि जो संख्या में कम है
उन समुदाय को विशेष सुरक्षा दी जाए। तो ये तीसरी चुनौती थी। ये तीनों चुनौती बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को 2-3 बार देख करके इनको आप याद ही कर लीजिए अच्छे तरीके से। उसके बाद अगला टॉपिक हमारे सामने आता है भारत का विभाजन। अब हम यहाँ जानेंगे कि भारत जो है वो भारत और पाकिस्तान कैसे बना, एक ब्रिटिश भारत एक भारत पाकिस्तान कैसे बना। तो सबसे पहले आता है कि मुस्लिम लीग। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। अब तो आपको जानकारी के लिए बता दें 1906 में इसकी हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। और मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत को अपनाने के लिए तर्क दिया, यानी कि मुस्लिम लीग ने कहा कि द्विराष्ट्रीय सिद्धांत को अपनाया जाए। अब ये द्विराष्ट्रीय सिद्धांत क्या है उसको जानते हैं। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत कहता है कि भारत एक कौम का नहीं, भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम के दो कौमों का देश है, ऐसा मुस्लिम लीग के अनुसार कहा जा रहा है। और इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग यानी पाकिस्तान की मांग कर ली। अब जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग कर ली नहीं हुआ, और भारत के विभाजन का आधार जो माना गया था, यानी कि भारत का जो बंटवारा किया गया था उसका मूल आधार जो था वो धार्मिक बहुसंख्यक था, यानी कि जहां पर ज्यादा जिस धर्म को मानने वाले ज्यादा लोग होंगे वहां पर वही देश बनाया गया। मान लीजिए कि यहाँ पर ज्यादातर लोग हिंदू को मानने वाले हैं तो ये क्या हो जाएगा, हिंदुस्तान हो जाएगा। और यहाँ पर मान लीजिए कि कम ज्यादातर लोग मुस्लिम लोग हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा। तो इसी आधार पर किया गया था देश का विभाजन। उसके बाद अगला टॉपिक हमारे सामने आता है मुसलमानों की संख्या के आधार पर पाकिस्तान में 2 इलाके शामिल होंगे। ऐसा जब देखा तो 2 इलाके थे जहां पर मुसलमानों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। पहला था पश्चिमी पाकिस्तान जिसे आप अभी तक देखते हैं पाकिस्तान, और दूसरा है पूर्वी पाकिस्तान। और इसके मध्य में भारतीय भूभाग का बड़ा विस्तार, यानी कि इन दोनों के अलावा जो भाग बच गया वो क्या हो जाएगा, वो भारत का हो जाएगा, ये कहा गया था। उसके बाद दूसरा है मुस्लिम बहुल प्रत्येक इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी नहीं था। अब ये नहीं था कि जितने भी मुस्लिम बहुल इलाके थे या जहां पर ज्यादातर मुस्लिम थे वो सभी वहां के जितने भी इलाके थे वो सारे इलाके पाकिस्तान में जाने के लिए राजी नहीं थे। जैसा कि आप देखें पश्चिमोत्तर सीमांत के नेता जो थे खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्होंने जिसको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, इन्होंने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का एकदम विरोध किया था, यानी कि खिलाफ थे। कौन? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये है कि सीमांत गांधी के नाम से किस नेता को जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। और दूसरा क्वेश्चन ये कहा जाता है कि द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का विरोध करने वाला कौन था मुसलमानों में, तो खान अब्दुल गफ्फार खान था। ये बात याद रखिएगा, ये दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहीं अगला टॉपिक हमारे सामने आता है कि ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले थे, यानी कि पंजाब और बंगाल में अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग जो थे बहुत संख्यक में बहुत ज़्यादातर लोग गैर मुस्लिम थे, यानी कि मुसलमान नहीं थे, आज़ाद आबादी वाले थे। ऐसे में इन प्रांतों का बंटवारा जो हुआ वो धार्मिक संख्या के आधार पर जिले या उससे निचले स्तर के प्रांतों हल्के को आधार बनाया गया, यानी कि जिला से भी जो छोटा हुआ ग्राम हुआ उसके आधार पर बहुसंख्यक देखा गया और वहां पर फिर उसको क्या किया गया, बंटवारा किया गया भारत और पाकिस्तान का। उसके बाद आगे आता है कि भारत विभाजन केवल धर्म के आधार पर हुआ था। भारत का विभाजन जो हुआ था वो किसके आधार पर हुआ था, तो धर्म के आधार पर हुआ था। इसलिए दोनों ओर के अल्पसंख्यक वर्ग बड़े असमंजस में थे कि उनका क्या होगा, यानी कि जहां पर कम अल्पसंख्यक थे, यानी कि कम संख्या में जो लोग थे, जैसे कि भारत में कम संख्या में मुसलमान थे, तो वो लोग सोच रहे थे कि हम लोगों का अब क्या होगा। इतने दिनों से मेहनत किए भारत को आज़ाद कराने के लिए, जब आज़ाद हो गया तो हमारे सामने अब अपना ही घर बेगाना हो गया, अब हम अपने ही घर को छोड़ करके कहीं और जा रहे हैं। तो ऐसा उसके सामने बहुत सारी मुसीबतें आई थी और इनका क्या होगा, वह कल से पाकिस्तान के नागरिक होंगे या भारत के, यानी कि जो पाकिस्तान में है वो भारत के होंगे और जो भारत के हैं वो पाकिस्तान में होंगे। तो उसको इस बात की बहुत ज़्यादा दुखद हो रही थी। तो यहाँ से ये टॉपिक जो है, ये वीडियो जो है वो कंप्लीट करते हैं।